आज इस वर्चुअल सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को खड़गपुर नगर के ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको मेरा नमस्कार। आज इस वर्चुअल सभागार में हमारे संघ के जो कार्यकर्ता उपस्थित है उनके थोड़ा मैं परिचय करा दूं पहले, उसके बाद अपने संगठन मंत्र होगा और संगठन मंत्र का बाद अपने डॉक्टर जिष्णु बसु ने उनको बात रखेंगे। फिर आज इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि आपका अगर कोई प्रश्न रहा तो प्रश्न आप चार्ट में जाके आप मैसेज में जाके आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेके और डॉक्टर जिष्णु ने उसको आंसर देंगे। इसके अलावा यह जो कार्यक्रम आज का ये जो वर्चुअल सभा जो हो रहा है ये अपने दक्षिण बंग संपर्क विभाग के जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल में भी लाइव हो रहा है। तो पहले आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर जिष्णु बासु। डॉक्टर जिष्णु बासु बचपन से ही यानी बाल्य जीवन से जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे उसी टाइम पे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से उन्होंने जुड़ा और संघ के बहुत सारे दायित्व निभाते हुए वर्तमान राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दक्षिण बंग जो प्रांत है उस प्रांत के प्रांत कार्यवाह मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दक्षिण बंग के जनरल सेक्रेटरी, अगर परिभाषा में कहा जाए तो जनरल सेक्रेटरी। इसके अलावा जिष्णुदा अपने व्यक्तिगत जीवन में शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स उसमें अपने एक वैज्ञानिक है और अपने गवेषणा भी कर रहे हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर जिष्णुदा है, हम खड़गपुर नगर के ओर से उनको स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आज इस सभागार में उपस्थित है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व क्षेत्र के सम्मान्य संपर्क प्रमुख प्रसन्न भाई जी मिश्रा। प्रसन्न भाई जी उड़ीसा से बिलोंग करता है और उनका जो केंद्र संबलपुर है। प्रसन्न भाई अपने एक हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकता करते थे, फिर कोई शिक्षकता का पद छोड़कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक जीवन ढूंढा और आजकल उन्होंने हमारे पूर्व क्षेत्र बांग्ला उड़ीसा के पूर्व क्षेत्र के संपर्क प्रमुख माननीय प्रसन्न भाई जी है। हमारे बीच में आज उपस्थित है श्री नित्यानंद दत्तो निताईदा अपने विभाग के माननीय विभाग संपर्क प्रमुख ना। विभाग संपर्क प्रमुख मतलब खड़गपुर नगर समिता लेप करे आबार नूतन भावे ढुकुन। विभाग मतलब यानी झाड़ग्राम, मिदनापुर, ताम्रलिप्त और कांथी इस 4 जिला के संपर्क विभाग के प्रमुख निताईदा हम लोग का बीच में उपस्थित है। और इस सभागार में अपने माननीय संघ चालक विभाग संघ चालक उपस्थित रहने का था, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने आज ज्वाइन नहीं कर पाया। बाकी सब जो अपने खड़गपुर नगर का जो कार्यकर्ता बंधु है उसको बाद में हम लोग परिचय कराएंगे। अभी ओवर टू बीरेन, अभी संगठन मंत्र होगा। आपने कृपया सब अपने म्यूट कर लीजिए। निताईदा आप म्यूट कर लीजिए, नित्यानंद दत्त तो म्यूट कर लीजिए, सुमन पाल आपका थोड़ा म्यूट कर लीजिए, अभिमन्यु जी म्यूट कर लीजिए। बीरेन ओवर टू बीरेंद्र प्रसाद संगठन मंत्र के लिए। अशोक दा 1 मिनट। सुनील करंजी नगर राज्य।
এটি পরে করে নেওয়া হবে। চলুন বীরেন, हाँ, सुमन धन्यवाद पाल। प्रियदा। धन्यवाद प्रियदा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ठीक। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते समानो मंत्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूति समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। ओम शांति शांति शांति। बढ़िया था। মাননীয় জিষ্ণুদাকে অনুরোধ করব ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। মাইক্রোফোনটা অন করবেন জিষ্ণু। आदरणीय प्रसन्न भाई मिश्रा जी, श्री नित्यानंद दत्त, श्री अशोक पड़िया और खड़गपुर के इस कार्यक्रम में आज एकत्रित प्रबुद्ध बंधु भगिनी, आत्मनिर्भर भारत और इसमें पश्चिम बंगाल की भागीदारी, इस विषय हम लोग आज चर्चा करेंगे। मुझे हिंदी में बोलने के लिए कहा गया है। मेरी हिंदी इतना अच्छी नहीं है, फिर भी ये कष्ट आप लोगों को सहन करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत, इस बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवासियों के से आग्रह किए हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी क्या है और क्यों ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, अभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में इतना चर्चा क्यों आ रही है? ये इसलिए है, अभी दुनिया में अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़ा आघात आया है। इसमें हर देश को आर्थिक रूप से स्वावलंबन, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे दुश्मन एक देश चीन, जहां से हमारे देश में छोटा छोटा चीजों से सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न गैजेट्स ये भी आ रहे हैं। ये जिसको एक्जिम कहा जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो में अभी भी हमारे तरफ से घाटा है। इसके कारण यह है, छोटा छोटा चीज हम चीनी प्रोडक्ट यूज करते हैं और इसके साथ साथ ये भी हम लोग भूल जाते हैं, चीन में ये एक छोटा गणेश जी का मूर्ति या एक छोटा कुछ सामान ये लेबर कैंप से बनाया जा रहा है और लेबर कैंप में वो पुरुष महिलाओं को लगभग बॉन्डेड लेबर जैसे उसको काम कराते हैं। दिन में 16-18 घंटा काम करना और जो मिनिमम सपोर्ट उन लोग को देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो कॉस्ट शीट में कहा जाता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जिसको इकट्ठा करके प्राइम कॉस्ट ऐसे माना जाता है, तो उसमें डायरेक्ट लेबर ये चीनी प्रोडक्ट में लगभग 0 है। कोई डायरेक्ट लेबर अगर
10,000 रुपया का एक मोबाइल है, उसमें डायरेक्ट लेबर मान लीजिए 15 रुपया 20 रुपया का है, तो ये ना के बराबर है। तो इसके लिए दुनिया भर के जो निवेशी वो भी चीन में अपना कोरोना से पहले, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, कोरोना मतलब ये पैंडेमिक सिचुएशन आने से पहले वो जो SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां जहां चीन में है वह जाया करता था। तो इसी सिचुएशन में अगर भारत आत्मनिर्भर होकर अपने दम पर खड़ा होकर ये आर्थिक रूप से स्वावलंबन हम लोग ला पाएंगे क्या नहीं, इस विषय में देशवासियों को आज सोचने के लिए, चर्चा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किए। इस विषय में बोलते समय यह कहा जा सकता है बंगाल में इस विषय की चर्चा बहुत दिन पहले से, बहुत दिन पहले से शुरू हुआ था। सन 1867 में राजनारायण बसु ने नेशनल पेपर में एक लेख लिखे थे, प्रोस्पेक्टस ऑफ सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल फीलिंग अमंग द एजुकेटेड नेटिव्स ऑफ बंगाल, ये नाम था उस लेख का। इस लेख में भारत के लिए जो एडुकेटेड बंगालीज, मतलब बंगाल के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्या भागीदारी रहना चाहिए, इस बारे में उन्होंने कुछ बताया। ये प्रोस्पेक्टस ऐसे करके दिया था। इसमें नवगोपाल मित्र उनके इसके बहुत गंभीर रूप से इस विषय को उन्होंने लिए और 1867 सन 1867 में हिंदू मेला कलकत्ता में शुरू हुई। हिंदू मेला क्या, उसका प्रारूप क्या था? वो ऐसे उधर कुश्ती, दंड प्रदर्शन और जितने सारे हिंदू रिचुअल्स वो दिखाने के लिए, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, जैसे घर घर में जो चीज अपने कोई आर्टिशन क्लस्टर्स में आर्टिशन प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं बंगाल में, उसको दिखाने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए एक व्यवस्था हिंदू मेला में हुआ था। और इसी के साथ वो राष्ट्रभक्ति के गीत और कविता पाठ, ये हिंदू मेला साल भर ऐसे योजना के अनुसार हिंदू मेला शुरू हुआ। हिंदू मेला में ठाकुर परिवार, मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार के बहुत सारे 3-4 सदस्य उसमें एकदम एक्टिव रूप में उसमें सामने आकर अपना दायित्व निभाया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी बहुत कम उम्र से हिंदू मेला के साथ जुड़े थे। हिंदू मेला जब 10 साल हुआ था सन 1877 में, रविंद्रनाथ ठाकुर ने उधर ये ब्रिटिश राज कैसे हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, इसके ऊपर दिल्ली दरबार नाम की एक कविता उन्होंने उधर पढ़ी। वो दिल्ली दरबार कविता में कैसे बंगाल में उस समय भूखमरी चल रहे हैं और उसके समय ये गवर्नमेंट ने अपनी रानी को सम्मान देने के लिए लाखों रुपया खर्च करके दिल्ली में कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक देशभक्ति की कविता उस समय पाठी। इसके बाद हिंदू मेला से प्रेरित होकर ये संजीवनी सभा शुरू हुई। संजीवनी सभा में रविंद्रनाथ के बड़े भाई ज्योति दादा रविंद्रनाथ बोलते थे। वो संजीवनी सभा के प्रारूप अगर आप लोग अभी देखेंगे तो लगेगा इतना इसमें कॉन्फिडेंशियल रखने
कि क्या बात थी, लेकिन संजीवनी सभा वाज द फाउंडेशन पॉइंट। संजीवनी सभा से बहुत सारे चीज एक के बाद एक सामने आ गया। एक तो संजीवनी सभा ने उस समय निर्णय लिया था, जो हम लोग मैच बॉक्स ये भारत में बनाएंगे और देश की जो ऐसे कोई छोटा मोटा चीज, ये जो कॉटन प्रोडक्ट वो खादी के रूप में या ऐसे चीजों को हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट को, जो कपड़ा सामान ये सब कुछ हम लोग व्यवहार करना शुरू करेंगे। ये चीज जो मैच बॉक्स बनाना, ये स्वामी विवेकानंद जी का भी ध्यान में आया था। आप लोगों को मालूम है 1893 में जब वो शिकागो हिंदू धर्म के लिए बोलने के लिए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन में बोलने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ जमशेदजी नसरबंदी टाटा उनका परिचय हुआ था। जमशेदजी जी उस समय वो बड़ा व्यवसायी थे, तो व्यवसायी के रूप में वो बाहर से मैच बॉक्स ट्रेडिंग करते थे। विवेकानंद ने ये जमशेद जी को उस समय उन्होंने पूछे थे, जो क्या ये चीज हम लोग भारत में नहीं बना सकते हैं? मैच बॉक्स ये इसका जो रॉ मटेरियल वो ये सामान कहाँ से आता है? तो जमशेद जी ने बताया कुछ चीज तो भारत से ही आता है, जो लकड़ी वगैरह ये तो भारत के ही है। तो विवेकानंद ने उनसे पूछे, जो तो अगर भारत से ये सामान बाहर जाकर फिर फाइनल प्रोडक्ट होकर भारत में ही आ रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते हो? तो जमशेद जी नसरबंदी टाटा ने उस समय बताया, जो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा पास टेक्नोलॉजी नहीं है और साइंस नहीं है। तो विवेकानंद का उस समय सुझाव ये था, तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोग क्यों नहीं करते हैं? तो उसके बाद तो स्वामी जी ने हिंदू धर्म के ऊपर अपना भाषण दिए और वो प्रसिद्ध हो गए। उनका 2-3 बार अमेरिका में, 2 बार अमेरिका में और 1-2 बार यूरोप में जाना भी हुआ था, तो उनकी प्रसिद्धि मिली। तो फिर सन 1900 में 1900 में एक जमशेद जी नसरबंदी टाटा ने एक पत्र लिखे थे। इस पत्र अगर आप लोग IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वेबसाइट देखेंगे तो ये वाला जमशेद जी का जो पत्र वो आपको दिखने को मिलेगा। तो सन 1900 में जमशेद जी ने विवेकानंद जी को एक रिक्वेस्ट भेजे थे। वो क्या है? उन्होंने उल्लेख किए, जो अमेरिका वैंकूवर जाते समय आप मेरा परिचय आपसे हुआ था, उस समय आपने कुछ सुझाव दिए थे। तो अभी मैं एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए कुछ सोच रहा हूं। अगर इस इंस्टीट्यूट में जो लोग काम करेंगे वो साधक होंगे, ऐसे बहुत अच्छा है वो वाला पत्र, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये ऐसे मैं चाहता हूं लोग साइंटिफिक वैज्ञानिक शोधों काम करेंगे, लेकिन अंतर में वो लोग साधक जैसे रहेंगे। तो इसके लिए डायरेक्टर के हिसाब से मैं चाहता हूं आप इसके दायित्व निभाएं। तो हम लोग को मालूम है सन 1902 में स्वामी जी का देहांत हुआ और 1900 साल में ही वॉज इन द डिपार्टिंग मोड। उस समय उन्होंने ये दायित्व, ये जिम्मेदारी नहीं ली और उन्होंने भगिनी निवेदिता को ये काम सौंपे। भगिनी निवेदिता ने 4 बैठक की व्यवस्था की थी, 2 कलकत्ता में और 2 लंदन में।
इस बैठकों में तैयार हुआ जो टाटा कैसे कितना पैसा देंगे, जमीन कितने देने वाले हैं, और इसके साथ साथ ये मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे। तो टाटा इंस्टीट्यूट अभी जिस संस्था के नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका शुरुआत हुआ था। और इसके पीछे कारण यह था, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी शोध काम हम लोग को करना पड़ेगा। इसका टीचिंग एंड रिसर्च वर्क को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जिस मैच बॉक्स से मैंने शुरू किया था, इस मैच बॉक्स बनाना और स्वदेशी कपड़ा, स्वदेशी चीज वो व्यवहार करने के लिए उस समय बंगाल में जगह जगह पर, और जो लंदन से यूरोप से जो कपड़ा उस समय बाहर से आता था, उसको जलाना और स्वदेशी अपनाना, ये विदेशी चीज बॉयकॉट करना और स्वदेशी अपनाना, ये सन 1905 में जब बंग भंग के लिए ये बंगाल और देश भर में आंदोलन शुरू हुआ, और उसके साथ साथ ये इधर भी स्वदेशी जी के जागरण भी बंगाल में प्रकट रूप से दिखाई दिया। इस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने 2 जगह में एक ही भाषण दिए थे। वो बाद में वो बांग्ला में इस भाषण को पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जो स्वदेशी समाज आज भी आपको मिलेगा। वो अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी उसका हुआ है, हिंदी में अभी उसका अनुवाद के काम चल रहे हैं। तो स्वदेशी समाज में रविंद्रनाथ ने ये भारतवर्ष में कैसे प्रोडक्टिव सिस्टम चलते हैं और शिक्षा, कल्चर, ये शेष जितने चीज है, इसका गुरुदायित्व कैसे समाज लेते हैं, और ये वर्षों से कैसे भारत के समाज कैसे चलता था, इस बारे में अच्छा एक शोध काम वो स्वदेशी समाज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी समाज ने ऐसे बताया, जो हमारा एजुकेशन, फूड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शिक्षा, ये से सारे चीज, इसके बारे में हम लोग हर वक्त कोई बाहर से आया हुआ एक गवर्नमेंट, इसके ऊपर हम लोग निर्भर करेंगे तो ऐसे नहीं हो सकता है। हमारा अपना दायित्व ये देशवासी, ये हम आप ले सकते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसके बाद जब स्वदेशी समाज के बारे में बात आई, तो रविंद्रनाथ ने ये देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे हम लोग एक कैसे एजुकेटेड एक बंगाली एक इसमें भाग ले सकते हैं, कैसे एक किसान भाग ले सकते हैं, कैसे एक मजदूर भाग ले सकता है, इसमें विस्तृत रूप से उसमें एनेक्स्चर में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसमें वर्णन किया। तो ये स्वदेशी जो विदेशी चीज वर्जन करना और स्वदेशियों को अपनाना, इससे शुरू हुआ था। दयानंद सरस्वती जी ने इसको स्वराज का नाम दिया। तो स्वराज, और इसके बाद गांधी जी ने ये स्वराज को ग्राम स्वराज के रूप में एक मास मूवमेंट, एक आंदोलन के रूप में देश भर में गांधी जी ने इसको अपनाया। तो ये इस समय ग्राम स्वराज के समय जो 1930 में जो यंग इंडिया में गांधी जी का लेख आया था, ग्राम स्वराज का प्रारूप कैसे होगा, ग्राम स्वराज यानी क्या है, इसमें ये आत्मनिर्भर होना और एक एक गांव और एक एक तहसील, एक एक जिला, इसमें एक एक स्टेज में, एक एक स्तर में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसके बारे में गांधी जी ने अपना चिंतन बताया।
इसमें वो यंग इंडिया में उनका, और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रयुक्ति का, प्रौद्योगिकी एडवांसमेंट का, इसका कैसे प्रयोग हो सकता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। लेकिन कैसे हो सकता है, उनका मानना यह था अगर एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी शोषण को बढ़ाता है तो बिल्कुल उसका उपयोग नहीं करना। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी अगर शोषण को कम करता है तो उसका सदुपयोग करना। तो गांधी जी का ये ग्राम स्वराज आज 2020 में इसका ई ग्राम स्वराज के रूप में हम लोग मान सकते हैं, जिसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो इसमें अगर हम लोग प्रयोग करेंगे और जो शिक्षित और टेक्नोलॉजिकली एडवांस जो देशवासी है इसका सहभागिता रहेगा तो ये आत्मनिर्भर होने में सुविधा होगी। इस विषय में एक बात मैं ये प्रबुद्ध सभा में मैं कहना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, इस विषय में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में शोषण नहीं है, इस बारे में मार्क्स ने अपना कैपिटल में विस्तृत रूप से बताए। कार्ल मार्क्स अपना जो शोध ग्रंथ है दास कैपिटल, इसमें जो 3rd वॉल्यूम है उसमें पार्ट 4 चैप्टर 20, जिसमें मर्चेंट कैपिटल में उन्होंने चर्चा की। मर्चेंट कैपिटल के विषय में बताते समय कार्ल मार्क्स ने उधर दिखाया जो भारत में जैसे प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्टिव यूनिट में शोषण ना के बराबर है, उसमें शोषण नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, क्योंकि उनका अपना जो थ्योरी है उसमें क्या है, वो कैपिटल कैसे उत्पन्न होता है, जो लैंड और लेबर इसी का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म कैपिटल के रूप में आता है, और कैपिटल इसको उपयोग करते हुए सरप्लस वैल्यू तैयार करते हैं और सरप्लस वैल्यू से शोषण शुरू होता है। तो प्रोडक्टिव यूनिट इज द रूट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन भारत में जो प्रोडक्टिव यूनिट्स है उसमें शोषण ना के बराबर है। कार्ल मार्क्स का मानना यह है शोषण जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब मर्चेंट कैपिटल जब इसमें इसका उपयोग होता है उस समय से शोषण का जो चेन श्रृंखल वो शुरू होता है। तो इस बारे में वो व्याख्या करते हुए, क्योंकि मार्क्स का देहांत के 11 साल बाद अंग्रेजी में दास कैपिटल का पहला पुस्तक एंगल्स ने उसका एडिट करके प्रकाश हुआ था। तो एंगल्स ने अपना फुटनोट नंबर 6 में बंगाल के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया? उन्होंने बताया बंगाल में ये जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने जैसे बताया, जो प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है बंगाल में ब्रिटिश कैपिटलिज्म। ब्रिटिश कैपिटल का बड़ा एस्टेट बन रहा है और ये प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिप्लेस्ड बाय द कैरिकेचर ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म शॉर्टली। मतलब शीघ्र ही इसका ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन है और बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने का बाद ये प्रोडक्शन ब्रिटिश कैपिटलिज्म को कैरिकेचर करेगा। लेकिन मार्क्स और एंगल्स ने वो 1857 में लगभग 1857 में जैसे उन्होंने बताए, ये बात सही नहीं निकला। ये बात सही नहीं निकली, ये इसका प्रमाण 2005 में हम लोग को देखने को मिला। क्या आया? सन 2005 में
यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लस्टर, ये जाति संघ के एक संस्था, ये क्लस्टर डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम लिया था। यूरोप में इसको इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो जगह जगह में भारत भर में है, ये क्लस्टर डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम सीडीपी लिया था। उस समय पता चला भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो लोग उत्पादन व्यवस्था में काम करते हैं, छोटा काम बड़ा काम जैसे भी है, उसका 85% अभी भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें महीने में मतलब उसका जो मजदूरी मिलता है उसके लिए कोई पेरोल नहीं है, कोई सैलरी सीट नहीं बनता है। तो कार्ल मार्क्स ने और एंगल्स ने जिस प्रोडक्टिव सिस्टम की जिक्र किए थे, उसी प्रोडक्टिव सिस्टम अभी भी 100 में 85 लोग उसी व्यवस्था में काम कर रहे हैं। ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। जो इंट्रिंसिक कॉम्पिटिटिवनेस कहा जाता है, भारत का अनहोनी शक्ति, ये इसी में निहित है। कुछ साल पहले जैसे जब विश्व में इसमें रिसेशन आया था इकोनॉमिक, तो उस समय ऐसे दिखने को मिला जो इकोनॉमिक टेम्परेचर जिसको कहा जाता है आज के जमाने में, जो पर कैपिटा इनकम, इसके साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और परचेसिंग पावर पैरिटी को इसमें नॉर्मलाइज करके जो इकोनॉमिक टेम्परेचर कहा जाता है, ऐसे भारत जैसी इकोनॉमिक टेम्परेचर दुनिया भर में जिस देशों में है, उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त नष्ट हो गया। उसकी अर्थव्यवस्था पूरा रूप से उसका खत्म हो गया। लेकिन भारत में सबसे कम असर पड़ा, क्योंकि हम लोग अभी भी वर्ल्ड मार्ट का या बड़ा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके चंबुल में नहीं आया। हम लोग छोटा छोटा कोई ग्रोसरी शॉप से, कोई सब्जी वाला से, कोई छोटा दुकानदार से हम लोग खरीदारी करते हैं। इसके लिए वो ग्लोबल इफेक्ट हमारे ऊपर सबसे कम पड़ा। तो ये जो अभी भी हमारे देश की जो गरीब से गरीब लोग जिस अर्थव्यवस्था को अभी भी इतने दिन से प्रभावित करके रखे हैं, इस विषय में थोड़ा हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने बताए, नतून भारत बेरू चाषार कुटीर भेद करे माला मुची मैथरेर झुपड़िर मध्य थेके, कल कारखाना थेके, हाट बाजार थेके। फिर अंत में उन्होंने ऐसे भी कहे, जो एरा सहस्र सहस्र बछर अत्याचार सहेছে, নীরবে সহেছে, সনাতন দুঃখ ভোগ করে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা আধমুঠো ছাতু খেলে, এক মুঠো ছাতু খেলে দুনিয়া উল্টে দিতে পারে, आधखाना रोटी पेले त्रैलोक्य इधर पेज धरबे ना। अगर आधा रोटी भी इन लोगों को मिले तो इनका जो ऊर्जा वो दुनिया को दिखाने के लायक है। ये गरीब भारतवर्ष है जो आज भी हमारी अर्थव्यवस्था को अभी भी सजीव रखा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट और शिक्षित रूप की भागीदारी इसमें ना के बराबर हो गया।
मैं उदाहरण के तौर पर एक बात मैं बोलना चाहता हूं। बंगाल में सबसे ज्यादा आर्टिसंस क्लस्टर्स है। भारत भर में जहां जहां पर आर्टिसंस क्लस्टर है, जो लोग कपड़ा बनाते हैं, जो लोग कोई कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ चीज सामान बनाते हैं, कोई ना कोई लेदर गुड्स बनाते हैं, या कुछ ना कुछ छोटा मोटा आर्टिसंस क्लस्टर्स जैसे कहा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा, या अभी पैरेलली दो तीन हो गया है, एकदम सबसे ऊपर है बंगाल। लेकिन आज भी कुछ जगह को छोड़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड असिमिलेशन, मतलब दुनिया भर में जैसे प्रौद्योगिक प्रगति हुई है, इसका असर बंगाल का जो आर्टिसन क्लस्टर उसमें बहुत कम पड़ा। इसके साथ जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्लस्टर्स, जैसे छोटा मोटा खड़गपुर में अगर देखेंगे, खड़गपुर बहुत दिन से रेलवे के साथ जुड़े हुए जो इंडस्ट्रीज है, गांव गांव में कोई छोटा कंपोनेंट बनाता है, कोई ब्रास का कंपोनेंट है, कोई स्टील का कंपोनेंट, स्टेनलेस स्टील का कंपोनेंट है, कोई दूसरा कुछ सामान का कास्टिंग करता है, ये गांव में है। ये इसको रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर ये कहा जाता है, रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर। खड़गपुर में देखने को मिलेगा बहुत सारा, और हावड़ा में जिला मतलब गांव गांव में दिखने को मिलता है। और इसमें जो महिला और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं, मतलब ये प्रोडक्टिव सिस्टम में। कैसे? जैसे एक गांव है जगतवल्लभपुर हावड़ा जिला में, उसमें अगर नए बहू आती है तो शादी से पहले उनका जो इंटरव्यू वो ससुराल के लोग लेते हैं, उसमें कोई सब्जी में कैसे क्या सांभर दिया जाएगा और चौक कैसे दिया जाएगा, इसके साथ साथ पूछते हैं लेथ का गियर चेंज कैसे किया जाता है। क्योंकि बहू ससुराल में आने के बाद दोपहर में खाने के उपरांत वो करीब 2-2.5 घंटा लेथ चलाएगी और फिर वो सोएगी। ऐसे जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको खड़गपुर में और जहां जहां इंडस्ट्रियल बहुत दिन से, क्योंकि ये कलकत्ता भारत की राजधानी थी और सबसे बड़ा जो पोर्ट बंदर ये भी कलकत्ता में उसी समय था। तो इसके लिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बंगाल में, जो विलेज में और रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ है, वो भारत में या इस सब कॉन्टिनेंट में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत कम दिखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने में इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? ये 2-3 शोध कम इसमें आया। इसमें एक चीज उल्लेखनीय है, वो ये है जहां जहां रूरल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी आवश्यक है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में अभी दुनिया भर में एक चीज को मान्यता दिया जा रहा है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी क्या? आप लोगों में बहुत लोग नॉर्थ अमेरिका में, कुछ लोग यूरोप में गए होंगे, आप लोग को अनुभव है जो उधर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है उसमें एक लेबल है बायो ऑर्गेनिक। उसके मतलब उसमें जो प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट में कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या हुआ है? उसमें वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हुआ है और ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स है उसका उपयोग हुआ है। तो भारत में अगर करेंगे तो ये गो आधारित कृषि होगा। तो गो आधारित कृषि में बड़ी गौशाला की
जरूरत पड़ेगा। और गो विज्ञान में जैसे ये फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए कैसे हो सकता है, इसको इसके इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। इस बारे में बेलूर मठ के जो विवेकानंद यूनिवर्सिटी है और नरेंद्रपुर में शस्य श्यामला कृषि विज्ञान केंद्र, इस दोनों संस्था में अच्छा शोध काम हुआ है और 10-10 दिन का ट्रेनिंग कोर्स भी होता है। और पिजरापुल सोसाइटी में जो हमारे दमदम के पास शोधपुर में उधर भी ऐसे 7 दिन का ट्रेनिंग कोर्स होता है, कैसे गांव में गौशाला और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और इसके आत्मनिर्भर कैसे पूरा एक गांव, एक जीपी कैसे 4, 5, 8, 10, 50 ऐसे गांव एक इकट्ठा होकर फार्मर्स कोऑपरेटिव कैसे बनाया जा सकता है। और ये फार्मर्स कोऑपरेटिव ये ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे बाहर कलकत्ता में, खड़गपुर में या ऐसे बड़ा शहर में और उसके साथ साथ देश के बाहर भी कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज की दुनिया में अगर आप चाहेंगे, आपके साथ कोई शिक्षित और तकनीकी जानकारी व्यक्ति रहेंगे तो 2 दिन के अंदर अगर कैलिफोर्निया से आपका कोई ऑर्डर आएगा या जेनेवा से आपके लिए परवल का, जो ऑर्गेनिक परवल का कोई ऑर्डर आएगा तो 4-5 दिन के अंदर आप इसका डिलीवरी भी कर सकते हैं। आज ऐसे भी मतलब एडवांसमेंट हो गया है। तो इसके लिए लेकिन अब लोगों के मन में ये चीज जरूर आती होगी, जो चिंता, जो ये अगर प्रॉफिटेबल है क्या, इस विषय में आप प्रबुद्ध लोग हैं, मैं आपसे एक निवेदन रखता हूं। आप मासिनोबु फुकुओका, जो जापानी एक शोधकार है, उनका वन स्टार एवोल्यूशन ये पुस्तक पढ़िए। वन स्टार एवोल्यूशन में मासिनोबु फुकुओका उन्होंने प्रमाण किए 10 साल के ये कालावधि में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा यील्ड देते हैं विदाउट यूजिंग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स। लेकिन इसके साथ जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको संतुलन होना चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूशन में भी होना चाहिए और व्यवस्था में भी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक मॉडल जिसको बिजनेस यूनिवर्सिटी बिजनेस मॉडल कहा जाता है, मतलब कोई गांव में कोई एक आर्टिसन क्लस्टर है, कोई गांव में कोई एक रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर है और इसके साथ आईआईटी खड़गपुर का कैसे रिलेशन बनाया जा सकता है। मतलब ये बिजनेस को शायद दूसरा कोई एक बिजनेस कलकत्ता में होगा या नोएडा में है, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, जो काटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट ये उपलब्ध है, नोएडा में उपलब्ध है, कलकत्ता में उपलब्ध है, ये दूसरा बिजनेस है। इसके बीच में यूनिवर्सिटी खड़गपुर आईआईटी जैसे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी आएगा जो यूनिवर्सिटी ये दोनों बिजनेस के बीच में एक सेतु बनकर, एक ब्रिज बनकर काम करेगा। और इसका टेक्नोलॉजिकल ड्रॉबैक क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉबैक क्या है, इसके लिए पैकेजिंग का ड्रॉबैक क्या है, ये देखकर इसको देने वाला कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरा क्लस्टर है क्या, उसके साथ ये संपर्क बनाएगा और इसमें ये टाई अप करेगा। ऐसे हो सकता है ये टेक्नोलॉजी भारत में उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे है जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बंगाल में, जैसे स्मॉल ब्रास यूटेंसिल्स क्लस्टर्स है इधर। अभी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जैसे डिमांड इसका बढ़ रहे है, जो ऑर्गेनिक इसका टेक्नोलॉजिकली ऑर्गेनिक इसका मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, ऐसे टेक्नोलॉजी शायद
भारत में उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी उस जो छोटा गांव के व्यक्ति इस काम में सदियों से जुड़े हैं, जिसके दादा परदादा ये काम ही करते थे, जिसका स्किल एकदम उनका जन्म से, उसका पैदाइश से इसको ये स्किल लेकर शायद लगभग पैदाइश से इस स्किल को वो एक्वायर किए हैं, उसको टेक्नोलॉजी देने का काम वो यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा। ये बिजनेस यूनिवर्सिटी बिजनेस मॉडल विल बी द मेन वेपन फॉर आत्मनिर्भर भारत, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इसके साथ साथ 2-3 और भी चीज है, जिसमें जो आर्ट फैकल्टीज है, जो हिस्ट्री, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, इसके साथ भी ये इसके लिंक कर सकते हैं। जैसे जो ट्राइबल आर्ट, मान लीजिए झारग्राम में, आपके विभाग में झारग्राम में ट्राइबल आर्ट बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जो महिला वो बनाती है उनको मालूम नहीं है इसका मार्केट कहाँ है। इसका मार्केट भारत में जहां जहां है, हिंदी में एक अच्छा वेब पेज बनाकर ये काम अगर हम करेंगे, जो अगर टेलर में ऑर्नामेंट ट्राइबल आर्ट का आपको चाहिए तो आप बोलिए, हम 7 दिन के अंदर आपको डिलीवरी देने वाला हूं। या अंग्रेजी में एक अच्छा वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, कोई वीडियो डालकर, कोई उसके साथ कोई एक व्याख्यान देकर, कोई इसके साथ एक प्रेजेंटेशन देकर, एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उसके साथ साथ ट्राइबल आर्ट को हम लोग जोड़ेंगे। ये अगर हम लोग कर सकते हैं कोई आर्ट्स फैकल्टी से, कोई डिपार्टमेंट से, तो इसका उपयोग ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। इसके साथ साथ अगर कल्चरल जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे मिदनापुर में जब लवण सत्याग्रह, सॉल्ट बनाने के लिए बात आई, तो उस समय मिदनापुर और जो समुद्र के किनारे ये हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें बहुत सारे बड़ी मात्रा में हमारे देशभक्त बांग्ला भाषी और उधर के क्रांतिकारी, उन लोगों का भागीदारी रहा। लेकिन इसके बारे में अच्छा प्रेजेंटेशन, वेबसाइट अगर इधर जा सकते हैं, इधर एक आपको इको टूरिज्म है, उधर होम स्टे हो सकता है, होम स्टे में उसी समय का आप लोग का एक एक्सपोजर मिलेगा, जो मिदनापुर का खान पान, रहन सहन को आप देख सकते हैं। ऐसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट से एक वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं क्या? अगर बना सकते हैं तो इस समय को, उस कालखंड को हम लोग दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और आप आइए, आप उधर एक इको टूरिज्म में आप रहिए 4 दिन, और आपको मिदनापुर का खान पान, रहन सहन, और उस समय जो क्रांतिकारियों ने क्या काम किया था, उस समय कैसे उन्होंने देश के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये निमक बनाने के लिए अपना जो काला कानून, ब्रिटिश काला कानून था, जो सॉल्ट टैक्स वो लोग लिया करता था, उसके अगेंस्ट में निमक बनाने के लिए कैसे क्रांतिकारियों ने काम किया। ऐसे बंगाल में एक एक चीज को अगर हम लोग आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरीब से गरीब लोगों तक ये हम लोग अगर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, तो इसमें ये बंगाल देश का एक मॉडल हो सकता है। और इसके साथ साथ एक चेतावनी भी है। आप लोग जिस क्षेत्र से है, आप लोग को मालूम है कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, उधर माओवादियों का दबदबा था। कारण क्या है? ये अभी भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। अगर दिन भर काम करके ये बाबुई या लकड़ी इकट्ठा करके अगर दिन भर एक व्यक्ति ने शाम के समय अपना परिवार पालने के लिए जितना
कुछ चाहिए खाने के लिए, रहन सहन के लिए, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी नहीं होगी, इसकी व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे, तो उसी गांव में तो डिटोनेटर जाने वाला है, उसी गांव में टिफिन बॉक्स तो जाने वाला है, उसी गांव में तो कनेक्टिंग वायर जाने वाला है, और अभी चाइनीज 2 स्टेज लैंडमाइन भी उस गांव में तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। अगर एक दिन में एक बार 1 स्क्वायर मील की व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे, तो उस व्यक्ति माओवादियों के हाथ में जाएगा, तो इसका अब किसी प्रकार से इसको हम लोग नहीं रोक सकते। तो ना केवल उन व्यक्ति के लिए, हम सबके लिए, पूरा भारत के लिए, ये सबके साथ सबके विकास ये करना ही पड़ेगा। ये जंगल महल में, ये जहां जहां पर ऐसे सेंसिटिव एरिया है, ज्यादा समय देकर प्रबुद्ध लोगों की आज एक भूमिका उधर रहेगी, जो उधर जाकर गरीब से गरीब व्यक्ति, वो जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो माइग्रेंट लेबरर्स है, जो बाहर से आए हैं, इधर कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, उधर जा नहीं सकते हैं, कुछ तो काम चाहिए, और उसी गांव में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की व्यवस्था हो सकती है। उसी गांव में एक रूरल इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, उसमें ट्राइबल आर्ट उधर उपलब्ध है, लेकिन ये व्यक्ति को उधर उससे जोड़ना, ये काम जो यूनिवर्सिटी से, जो प्रबुद्ध है, जो अधिवक्ता है, जो शिक्षक है, जो कोई ना कोई एक लिटरेट होकर कुछ काम हम लोग समाज में कर रहे हैं, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को लेना ही पड़ेगा। अगर ये हम लेंगे तो हम वो माओवादियों से हम मुकाबला कर सकते हैं। जो नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत और गरीब से गरीब एकदम अंतिम व्यक्ति तक हम खाना पहुंचाने की व्यवस्था अगर कर सकते हैं, तो ये पैंडेमिक सिचुएशन और पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ दिन बाद जो दिन आने वाला है, उसमें हम लोग देश को बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी देश के सामने बंगाल, पश्चिम बंगाल एक मॉडल बनकर आगे बढ़ सकते हैं, और खड़गपुर, मिदनापुर जैसे इलाका इसमें एक रोल मॉडल जैसे हो सकता है। इस बारे में आप लोग चिंतन करें, इतना निवेदन के साथ मैं अभी मेरी वाणी को विराम देता हूं, और भारत माता की जय। অশোকদা আসবেন। नमस्कार। खड़गपुर नगर के ओर से जिष्णुदा को बधाई देते हैं, और बहुत सारे जानकारी भी हम लोग को हासिल हुआ है। अभी जो है, मैंने जो कहा था, मैंने YouTube में देखा, YouTube में कोई जो जहाँ पे लाइव हो रहा है वहाँ पे कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और मीट में भी हमने देखा अभी तक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन का आंसर जिष्णुदा ने देगा, ओनली 2। अगर किसी का मन में कुछ प्रश्न है तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके प्रश्न कर सकते हैं, और फिर प्रश्न होने के बाद कृपया करके माइक्रोफोन ऑफ करिए। Yes, can I say? Can I say? Yes, yes. Yes, this is Somnath Ghoshal from IIT Kharagpur Rural Development Center only. बोलिए, पूछिए। Thank you, Professor Ghoshal, for your enlightening speech. Actually, I just want to inform you that we have already submitted a project on this rural handicap product marketing, particularly tribal handicap product marketing.
to NABARD. And almost 2.5 years I've been trying for the funding, and I'm happy to inform you that the project has been approved by NABARD, and we have got 25 lakhs rupees for starting the project, and this project is on tribal handicap product marketing, e-marketing, based on like offline as well as online marketing system, and we are not just trying to market those products, but we are trying to explore the culture, the tribal culture, why this particular community is involved with such kind of products, craft products, how it has to improve, what are the technologies that can help. So, सोमनाथ, sorry to interrupt you. आप बांग्ला या हिंदी में बोल सकते हैं. बांग्ला also, that will be better. তো আমরা এটা করেছি এবং অলরেডি আমরা ফান্ড পেয়েছি। আমরা একটা কোম্পানি ওপেন করছি, নট ফর প্রফিট মেকিং কোম্পানি, IIT খড়গপুরের তরফে, এবং আমরা আগামী দিনে এই প্রোডাক্টটা এই ওয়েস্ট মিদনাপুর, ঝাড়গ্রাম থেকে শুরু করবো, এবং আমাদের ইচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষে আগামী দিনে আমরা যাতে এটাকে নিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ। Wonderful, wonderful. I hope that IIT Kharagpur would be the torchbearer in this direction. This is exactly what I like to tell you. That is this business, university business model, and for the development and the technology transfer and assimilation. Professor, I think that you are also looking after the incubation, that after the transferring the technology, how the technology is being assimilated. That is another important point. Not only the technology transfer, but assimilation is also important. So I think that the IIT Kharagpur would be the torchbearer in this direction. Exactly. Thank you. Thank you. Another project I would like to tell you, we have also taken the similar, আমরা এই ধরনেরই আরেকটা পদক্ষেপ নিচ্ছি, যেটাতে আগামী দিনে নর্থ ইস্ট বা আপনার ওড়িশা, কন্ধমাল, এইসব ডিস্ট্রিক্টগুলো যেগুলো অত্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড, এখানে কোনো